हेलो एवरीवन। मेरा जो आज का ये वीडियो है इसमें मैं रिसर्च के बारे में बात करूँगी और कोशिश ये करूँगी कि इसी वीडियो में आपको रिसर्च की पूरी जानकारी मिल जाए और जो थोड़ा बहुत रह जाएगा वो हम अगले वीडियो में देख लेंगे। तो शुरुआत करते हैं। रिसर्च यानी कि शोध। ज्ञान के विस्तार को अनुसंधान या शोध कहा जाता है। यानी आपने कोई ज्ञान में आपने विस्तार किया तो उसको शोध या अनुसंधान कहा जाता है। बिना अनुसंधान किए हम ज्ञान के क्षेत्र में वृद्धि नहीं कर सकते हैं। यानी जब तक कि आप किसी चीज़ के बारे में लेकर के अनुसंधान नहीं करोगे, रिसर्च नहीं करोगे, शोध नहीं करोगे तो आप अपने ज्ञान क्षेत्र में वृद्धि नहीं कर सकते हो। अनुसंधान के माध्यम द्वारा अनेक समस्याओं के समाधान को खोजने का प्रयास किया जाता है। समस्याओं के समाधान को खोजने का प्रयास। अनुसंधान हम किस लिए करते हैं? मान लीजिए आपको कोई समस्या ही नहीं है तो आप क्यों अनुसंधान करोगे, क्यों शोध करोगे? हम अनुसंधान या शोध या रिसर्च तब करते हैं जब हमारे सामने कोई समस्या आकर खड़ी हो जाती है। तो हम उस समस्या के समाधान के लिए जो भी करते हैं, एक जो वैज्ञानिक तरीके से जो भी चीज़ करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं, तो उसे हम अनुसंधान कहते हैं। अतः अनुसंधान एक प्रकार से समस्या निवारक होता है। यानी अनुसंधान के माध्यम द्वारा हम समस्या का निवारण करते हैं। अनुसंधान के माध्यम द्वारा ही हम तथ्यों को ढूंढते हैं, पुराने तथ्यों का सत्यापन करते हैं, जिससे हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। पुराने तथ्यों का सत्यापन का मतलब है कि आप देख रहे होंगे कि जो पिछले टाइम का समय का जो हमारा समाज था, चीज़ें थी, वो कुछ और थी और जब हम आज देख रहे हैं तो वो कुछ और है। पुराने टाइम में हमारा टेलीफोन था, आज के टाइम में हमारा मोबाइल हो गया। तो वो किस लिए हुआ? क्योंकि हमने जो है उन चीज़ों में शोध किया, रिसर्च किया कि उससे बेहतर चीज़ें हमें मिल सकें। समय के साथ हम अपने आप को परिवर्तित करते चले गए, यानी कि हम शोध करते चले गए और अपने आप का विकास करते चले गए। तो इसमें अनुसंधान में हम क्या करते हैं? अनुसंधान के माध्यम द्वारा हम तथ्यों को ढूंढते हैं, पुराने तथ्यों का सत्यापन करते हैं। मान लीजिए कोई तथ्य है, पहले से है, वो सही है या गलत है, उसको भी हम अनुसंधान या शोध या रिसर्च के द्वारा ये देखते हैं कि वो सही है भी कि नहीं है। तो अनुसंधान में हम ये भी करते हैं, जिससे हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। अनुसंधान का अर्थ होता है खोज करना या कुछ नया जानने संबंधी खोज करना। यानी आप खोज कर रहे हो या कुछ नया जानने संबंधी खोज करना। ये एक वैज्ञानिक पद्धति है। ध्यान रखिएगा, अनुसंधान एक वैज्ञानिक पद्धति है जो व्यक्तिनिष्ठता पर नहीं बल्कि वस्तुनिष्ठता पर आधारित है। इस बात को ध्यान रखिएगा। जो हमारी अनुसंधान है वो एक वैज्ञानिक पद्धति है। यानी हम रिसर्च या शोध उसी को कहेंगे जो स्टेप बाय स्टेप किया गया हो, और ये व्यक्तिनिष्ठता पर नहीं बल्कि वस्तुनिष्ठता पर आधारित है। अर्थात उसके जो रिजल्ट आएंगे वो मतलब वस्तुनिष्ठ होने चाहिए, हर एक व्यक्ति के लिए सेम होने चाहिए। व्यक्तिनिष्ठता का मतलब होता है व्यक्ति का अपना खुद का, यानी अगर मान लीजिए 10 व्यक्ति हैं तो उनकी अपनी अपनी राय। लेकिन वस्तुनिष्ठता का मतलब होता है कि एक ही राय है, वो सभी के लिए है। तो वस्तुनिष्ठता पर आधारित होती है। वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत कई चरण होते हैं। इन चरणों के माध्यम द्वारा ही हम अपनी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करते हैं तथा नवीन ज्ञान को प्राप्त करते हैं। और अगर आवश्यक हो तो पुराने ज्ञान में संशोधन भी किया जा सकता है। यानी कि आपका जो कोई ज्ञान है वो पुराना ज्ञान है, उसमें हम संशोधन भी, मान लीजिए कि उसमें कोई समस्या ऐसी आ रही है, हम उस ज्ञान को यूज़ कर रहे हैं, हमें कोई समस्या सामने से आई तो हम उस पर रिसर्च करेंगे और उसके बाद कोई नई चीज़ हमारे सामने आएगी जिससे हमारे ज्ञान में वृद्धि होगी। अनुसंधान एक प्रकार से अंतःहीन प्रश्न और विषय पर आधारित है। अंतःहीन प्रश्न का मतलब होता है कि अनुसंधान जब आपका समाप्त होता है तो आपका समस्या तो हल हो जाती है, लेकिन उस समस्या हल होने के बाद एक नई समस्या का जन्म होता है। यानी कि आगे जाने के बाद कोई और शोधकर्ता उस विषय पर अनुसंधान कर सकता है। यानी अनुसंधान करने के लिए, रिसर्च करने के लिए हजारों प्रश्न हैं। ठीक है, तो आप किसी भी विषय पर अनुसंधान कर सकते हैं। यह एक व्यवस्थित और विधि पूर्वक प्रक्रिया है, यानी वैज्ञानिक प्रक्रिया है। तो जब आपकी वैज्ञानिक प्रक्रिया है तो वह व्यवस्थित भी होगी और विधि पूर्वक प्रक्रिया भी होगी। अनुसंधान का दृष्टिकोण वैज्ञानिक होता है। आज तमाम प्रकार के नए आविष्कार अनुसंधान की देन है। यानी कि जो हमारे नए नए आविष्कार हुए हैं वो अनुसंधान की देन है, क्योंकि जो पुरानी चीज़ें से उनमें हमें थोड़ी बहुत समस्याएं उत्पन्न हुई तो हमने क्या किया, उनमें शोध किया, रिसर्च किया और उसके बाद नए नए आविष्कार हुए। वो अनुसंधान यानी शोध करने के बाद वो हमें नए नए चीज़ें मिली। सूचना और संचार की क्रांति के बाद अनुसंधान का विषय
अंतरा अनुशासनात्मक हो गया। अंतरा अनुशासनात्मक का अर्थ होता है जितने भी विषय हैं वो सब आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं, यानी हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, आपकी अर्थव्यवस्था, राजनीति शास्त्र, आपकी शिक्षा शास्त्र हो गई, समाज शास्त्र हो गया, दर्शन शास्त्र हो गया, ये सारे जो आपके विषय हैं वो मतलब एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं। तो जब आपका जो सूचना और संचार की क्रांति आई तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, अनुसंधान का जो मतलब विषय हो गया वो अंतरा अनुशासनात्मक हो गया, यानी कि सारे जो विषय हो गए वो एक दूसरे से रिलेटेड हो गए, अर्थात प्रत्येक विषय एक दूसरे से संबंधित हो गए। सूचना और संचार के माध्यम द्वारा ही अनेक प्रकार के शैक्षिक विषयों का आपस में आदान प्रदान संभव हुआ। जब सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के विकास हो गया, कंप्यूटर आ गए, मोबाइल आ गए, तो जाहिर सी बात है कि विषयों का आदान प्रदान होना शुरू हो गया, जिससे अनुसंधान में गुणवत्ता आई। यानी कि जब हमारा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का विकास हो गया तो हमारे अनुसंधान में गुणवत्ता आ गई, यानी अनुसंधान और ज़्यादा गुणवत्तापूर्ण हो गया। अगला है हमारा अनुसंधान की विशेषताएं। अब हम कुछ अनुसंधान की प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कोई ना कोई कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अनुसंधान की विशेषताओं से पूछे ही जाते हैं। तो इसकी सबसे पहली विशेषता होती है वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी। ओके, तो इसमें जो है आपकी सबसे पहली आपकी विशेषता हुई ऑब्जेक्टिविटी। वस्तुनिष्ठता या ऑब्जेक्टिविटी का अर्थ होता है किसी घटना को बिना किसी पूर्वाग्रह के देखना। ध्यान रखिएगा, वस्तुनिष्ठता का मतलब होता है कि जब आप अनुसंधान कर रहे हों तो आपके मन में पहले से उस विषय को लेकर किसी भी प्रकार का कोई पूर्वाग्रह नहीं होनी चाहिए, ना तो उस विषय के लिए कोई अच्छाई आपके अंदर होनी चाहिए, ना ही कोई बुराई होनी चाहिए। आपको जब भी शोध करना है न्यूट्रल होकर करना है, यानी उस चीज़ से पक्षपात रहित होकर के करना है। अर्थात अगर शोधकर्ता कोई अनुसंधान कर रहा है तो उसे पूर्वाग्रह से मुक्त होना अति आवश्यक है, जिससे अनुसंधान से मिले परिणाम शुद्ध हों। यदि आवश्यक होने पर उस अनुसंधान के परिणामों की पुनरावृत्ति करनी हो तो परिणाम समान ही आने चाहिए। यानी कि जब आप पक्षपात रहित होकर के अपने शोध को करोगे तो कोई दूसरा उसके रिजल्ट को चेक करना चाहे तो उसकी पुनरावृत्ति कर सके और जो रिजल्ट आपका आया है वही सेम तो नहीं, हाँ थोड़ा 19-20 हो जाए, लेकिन पास में आना चाहिए। तो आपका जो अनुसंधान होना चाहिए वो वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, अर्थात पूर्वाग्रह से मुक्त होना चाहिए। तो यहाँ पर वस्तुनिष्ठता का मतलब होता है कि शोधकर्ता को पूर्वाग्रह से मुक्त होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है विश्वसनीयता। विश्वसनीयता है ना, रिलेबिलिटी। विश्वसनीयता में आपका आता है, विश्वसनीयता का अर्थ होता है सत्यापनशीलता, अर्थात अनुसंधान के परिणाम ऐसे होने चाहिए जो कुछ समय उपरांत जिसकी पुनरावृत्ति करने के बाद उसके परिणाम वही प्राप्त होने चाहिए जो प्रथम बार प्राप्त हुए हैं। यानी अगर शोधकर्ता ने कोई शोध कर लिया और उसके परिणाम आ गए, मान लीजिए आपने किसी बच्चे की आंसर शीट चेक करी और उसमें 100 मार्क्स में से आप उसमें उसको 97 मार्क्स मिले हैं। अब अगर उसे कुछ टाइम बाद उसकी आंसर शीट को, मान लीजिए पेरेंट्स आते हैं देखने के लिए कि आपने ठीक से चेक किया कि नहीं चेक किया, तो जब वो उस चीज़ को दोबारा से देखें तो उनके जो मार्क्स वही आने चाहिए जो आपने निकाले हैं। तो विश्वसनीयता का मतलब होना चाहिए कि आपके जो परिणाम हो वो विश्वसनीय होने चाहिए, यानी स्थिर होने चाहिए, इधर उधर नहीं होने चाहिए। तो इसको कहते हैं विश्वसनीयता। विश्वसनीयता का अर्थ होता है परिणामों की स्थिरता, यानी आपने जो परिणाम प्राप्त किए हैं अपने शोध से वो स्थिर होने चाहिए, उनमें किसी प्रकार की परिवर्तनशीलता नहीं होनी चाहिए। तो पहला आपका वस्तुनिष्ठता, पूर्वाग्रह से मुक्त होना चाहिए। दूसरा आपका हो गया विश्वसनीयता, जहाँ पर आपकी परिणामों की स्थिरता होनी चाहिए। नेक्स्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वैधता, वैलिडिटी। वैधता विश्वसनीयता से संबंधित होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। आपकी वैधता विश्वसनीयता से संबंधित होती है, ध्यान रखिएगा, हमेशा पूछते हैं, कई बार इसमें क्वेश्चंस पूछा गया है कि वैधता का किससे संबंध होता है, वस्तुनिष्ठता से या विश्वसनीयता से। तो वैधता का संबंध विश्वसनीयता से होता है। वैधता का अर्थ होता है कि अनुसंधान में उपयोग किए गए उपकरण और प्रक्रियाएं ऐसे होने चाहिए जो उसी चीज़ का मापन करें जिस चीज़ के लिए वह बने हैं। यानी कि आपने जो है एक शोध आप कर रहे हैं, ठीक है, गुणात्मक है या मात्रात्मक है वो आप डिसाइड हो जाएगा जब आप उस शोध को करेंगे।
उसमें जब आप कोई उपकरण यूज़ कर रहे हैं या प्रक्रिया यूज़ कर रहे हैं तो वो उपकरण और प्रक्रिया ऐसी ही यूज़ करने हैं आपको जो जिस टॉपिक पे आप शोध कर रहे हैं उसी टॉपिक के लिए बने होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप व्यवहार के मापन के लिए आप उपकरण यूज़ कर रहे हैं लेकिन वो व्यवहार का मापन अगर नहीं कर रहा है तो इसका मतलब वो आपका उपकरण वैध नहीं माना जाएगा। तो वैधता ये है कि चीज़ वो इस्तेमाल करिए, उपकरण वो इस्तेमाल करिए, प्रक्रिया वो इस्तेमाल करिए जो आपके शोध से संबंधित हो, यानी आपको वो रिजल्ट दे सके, यानी कि उस चीज़ के लिए ही वो उपकरण बने हों जो चीज़ आप मापना चाहते हैं। ठीक है, तो वैधता का मतलब होता है कि आप जो उपकरण और प्रक्रियाएं यूज़ कर रहे हैं वो उपकरण और प्रक्रियाएं उस शोध के लिए वैध होनी चाहिए। इसमें एक दिया हुआ विश्वसनीयता के लिए वैधता आवश्यक है। ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया है इसलिए मैं इसे एक दो बार और समझा देती हूँ। विश्वसनीयता के लिए वैधता आवश्यक है, परंतु वैधता के लिए विश्वसनीयता हो ये कोई आवश्यक नहीं है, यानी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यानी अगर आपका उपकरण वैध है तो विश्वसनीय हो ये कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन आपका अगर उपकरण विश्वसनीय है तो उसे वैध होना बहुत ज़रूरी है। यानी विश्वसनीयता के साथ वैधता होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई चीज़ वैध हो तो उसके लिए विश्वसनीयता की आवश्यकता नहीं है। इसको अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए क्योंकि इससे संबंधित कई क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वैधता कितने प्रकार की होती है। अब देख लीजिए, वैधता मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक आपकी आ गई आंतरिक वैधता, एक आ गई आपकी बाह्य वैधता। आंतरिक और बाह्य वैधता से भी रिलेटेड कई क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन्हें भी आप समझ लीजिए। आंतरिक वैधता का संबंध प्रयोगात्मक अनुसंधान से होता है। आंतरिक वैधता, ठीक है, आंतरिक वैधता का आपका संबंध जो होगा वो प्रयोगात्मक अनुसंधान से होगा जो आप प्रयोगशाला के अंदर करेंगे, जहां कारण प्रभाव संबंध देखा जाता है। प्रयोगात्मक शोध में, प्रयोगात्मक रिसर्च में, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आपका कारण प्रभाव संबंध देखा जाता है, यानी कि स्वतंत्र चर का आश्रित चर पर प्रभाव देखा जाता है। तो वहां पर आपको आंतरिक वैधता की आवश्यकता पड़ती है। आंतरिक वैधता शोध के अंतर्गत विश्वसनीयता से संबंधित होती है। ध्यान रखिएगा, आंतरिक वैधता आपकी विश्वसनीयता से संबंधित होती है, जबकि बाह्य वैधता का संबंध सामान्यीकरण से होता है। एक बार दोबारा से समझ लीजिए, आपकी जो आंतरिक वैधता होती है वो विश्वसनीयता से संबंधित होती है, यानी विश्वसनीय जो आप प्रयोगशाला में कर रहे हो वो आपकी आंतरिक वैधता हो गई, और उसका संबंध विश्वसनीय से होता है, विश्वसनीयता से होता है, क्योंकि जब आप प्रयोगशाला में कोई प्रयोग कर रहे हो तो उसमें वस्तुनिष्ठता होती है, यानी उसमें शुद्धता होती है, तो वो विश्वसनीयता से संबंधित है। और जो आपकी बाह्य वैधता होती है उसका संबंध आपका सामान्यीकरण से होता है। बाह्य वैधता आप क्षेत्र में करते हो और उससे जो परिणाम रिजल्ट होते हैं उनका सामान्यीकरण किया जा सकता है। तो जो बाह्य वैधता होती है वो आपकी सामान्यीकरण से संबंधित होती है, जहां बाहरी कारकों को नियंत्रित किया जाता है। जब आप बाह्य वैधता करोगे तो वहां आपको बाहरी कारकों को नियंत्रित किया जाएगा। बाह्य वैधता सामान्यीकरण से संबंधित होती है। तो इसको समझ लीजिएगा, वैधता हमारी दो प्रकार की, आंतरिक हो गई, बाह्य हो गई। आंतरिक वैधता प्रयोगात्मक शोध में यूज करते हैं और ये विश्वसनीयता से संबंधित होती है। जो बाह्य वैधता होती है वो बाकी के शोध रिसर्च वगैरह में होती है, जहाँ पे सामान्यीकरण किया जा सकता है, यानी सामान्यीकरण से संबंधित होती है। नेक्स्ट है हमारी शुद्धता। अनुसंधान की अगली विशेषता है हमारी शुद्धता, यानी एक्यूरेसी। अनुसंधान चाहे प्रायोगिक हो या सामाजिक, वह पूर्ण रूप से शुद्ध और यथार्थ होना चाहिए। अगर आप प्रायोगिक कर रहे हो तो वो वस्तुनिष्ठ तो होगा ही, लेकिन अगर आप सामाजिक विषय पर कोई शोध कर रहे हो तो कोशिश करो उसमें भी शुद्धता होनी चाहिए, यानी आप पूर्वाग्रह से मुक्त हो और उसके जो परिणाम हो वो शुद्ध प्राप्त हो। अर्थात शोध प्रक्रिया का प्रत्येक चरण वस्तुनिष्ठता पर आधारित होना चाहिए, यानी आप पूर्वाग्रह से मुक्त हो। वस्तुनिष्ठता का मतलब पूर्वाग्रह से मुक्त होना। नेक्स्ट है हमारा सामान्यीकरण। जब हम किसी को शोध करने के लिए देते हैं तो हम शोधकर्ता से ये उम्मीद करते हैं कि वो जो भी रिसर्च करे उसके जो परिणाम प्राप्त हो तो उसका सामान्यीकरण किया जा सके। ठीक है, तो इसमें आपके जो शोध का जो एक क्वालिटी ये भी है कि उसमें सामान्यीकरण करने की क्षमता होनी चाहिए। अनुसंधान का सबसे मुख्य उद्देश्य, ठीक है, कि उस अनुसंधान से प्राप्त निष्कर्षों का सामान्यीकरण किया जा सके, यानी कि आपने जो शोध किया है उसको आप जो है क्षेत्र पर लागू कर सको, तो उसे कहते हैं सामान्यीकरण करना, किसी भी चीज़ के परिणाम का सामान्यीकरण करना। नेक्स्ट हमारा कुछ और है, इसके देख लीजिए। अनुसंधान एक चक्रीय प्रक्रिया है। ठीक है, चक्रीय प्रक्रिया कैसे हो गई हमारी? आपने कोई समस्या ली, शोध किया,
उसके रिजल्ट मिले, रिजल्ट मिलने के बाद उसके बाद आगे फ्यूचर में जाकर के उस रिजल्ट में भी आपको कुछ कमी लगे तो वहाँ से फिर शुरू होगा, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ चलती रहेगी, यानी आपने जो है एक समस्या ली, शोध किया, परिणाम प्राप्त किए, उसके बाद फिर एक नई समस्या का जन्म हुआ, यानी जो भी अनुसंधान आप करोगे लास्ट में वो एक समस्या पे जाके खत्म हो जाएगी। अब जब कोई दूसरा होगा तो उस समस्या को आगे बढ़ाएगा, उस चीज़ को शोध के विषय के रूप में ले लेगा। तो इस तरीके से अनुसंधान एक चक्रीय प्रक्रिया होती है। प्रत्येक शोध अर्थात अनुसंधान की प्रक्रिया चक्रीय होती है, क्योंकि जब हम किसी शोध को करते हैं तो एक समस्या से उसकी शुरुआत करते हैं और अंत में परिणाम प्राप्त होते हैं, परंतु वह परिणाम भविष्य में नई समस्याओं को जन्म देते हैं। अगर हम पुरानी मानव सभ्यता को और नई मानव सभ्यता के बीच तुलना करें तो उनमें अनेक अंतर देखने को मिलते हैं, जो ये दर्शाते हैं कि पुरानी सभ्यता में विकास होने के उपरांत नई सभ्यताओं का जन्म हुआ, जो अनुसंधान के माध्यम से हुआ। हमारी पुराने ज़माने के आप देख लीजिए, पहले पुराने ज़माने के जो आदि मानव थे वो पहिया चलाते थे, लकड़ी के पहिए चलाते थे, फिर धीरे धीरे उसमें शोध करना, उनके पास भी बुद्धि थी तो उन्होंने शोध करना शुरू किया और चीज़ों में करते करते आज के टाइम में हम आज के युग में पहुँच गए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया अनुसंधान के कुछ क्वालिटीज़ थी, वो हो गया। अब हम अनुसंधान के प्रकार देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है अनुसंधान के प्रकार। अगर हम बेसिक तौर पे देखें तो अनुसंधान हमारे मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, बेसिक, ठीक है। बाकी चीज़ें जो हमारे शोध हैं, जो रिसर्च है, वो इसी के अंदर आ जाते हैं। पहला हमारा मौलिक या प्राथमिक अनुसंधान है, नेक्स्ट हमारा व्यवहारिक अनुसंधान है और लास्ट हमारा जो है विकासात्मक अनुसंधान है। बाकी जितने भी अनुसंधान होंगे वो इन्हीं के अंदर आ जाएंगे। तो हम सबसे पहले पहला देख लेते हैं, हमारा मौलिक अनुसंधान क्या होता है। मौलिक अनुसंधान के माध्यम द्वारा, यानी कि फंडामेंटल रिसर्च, बेसिक रिसर्च, ठीक है। मौलिक अनुसंधान के माध्यम द्वारा वर्तमान ज्ञान में वृद्धि होती है, जो हमारा ज्ञान है वर्तमान में, ठीक है, उसमें वृद्धि होती है और वर्तमान ज्ञान में वृद्धि होती है, नए सिद्धांत और नई अवधारणा विकसित होती है। यह अनुसंधान केवल हमारे ज्ञान में वृद्धि करता है, इसका कोई व्यवहारिक उपयोग नहीं है। एक तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर आप नेट का पेपर देने जा रहे हैं तो आपको पर्यायवाची शब्द ज़रूर पता होने चाहिए। जैसे व्यवहारिक उपयोग का मतलब है कि दैनिक जीवन में उपयोग करना, ठीक है। तो यह अनुसंधान काफ़ी विस्तृत होता है। मौलिक अनुसंधान में ऐसे होता है कि मान लीजिए कि वैज्ञानिकों ने किसी नए ग्रह की खोज कर दी। अब नए ग्रह की खोज कर दी तो उसका कोई हमारे व्यवहारिक जीवन में तो कोई उसका उपयोग है नहीं, लेकिन उससे क्या हुआ, हमारे ज्ञान में वृद्धि हो गई। यानी कि हमें ये पता चल गया कि जहाँ इतने ग्रह थे एक ग्रह और बढ़ गया, हमें उस ग्रह के बारे में नॉलेज हो गई, यानी हमारी नॉलेज बढ़ गई। लेकिन उसको हम चाहें कि हमारे व्यवहारिक जीवन में कोई उपयोग हो तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो हमारा ये हो गया, जो मौलिक अनुसंधान होता है वो सिर्फ हमारे ज्ञान में वृद्धि करता है, उसका व्यवहारिक जीवन में कोई महत्व नहीं है। नेक्स्ट है हमारा व्यवहारिक अनुसंधान, यानी अप्लाइड रिसर्च, ठीक है। व्यवहारिक अनुसंधान मुख्य रूप से व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी आपकी कोई दैनिक जीवन में जो समस्याएं हैं उन पर शोध कीजिए, उसके बाद परिणाम निकाल करके उसका सामान्यीकरण कर दीजिए। इस अनुसंधान से प्राप्त परिणामों का सामान्यीकरण किया जाता है। इस अनुसंधान को गहन अनुसंधान के रूप में जाना जाता है। आपका मौलिक अनुसंधान होगा उसे विस्तृत बोला जाता है, विस्तृत अनुसंधान, और जो हमारा व्यवहारिक अनुसंधान होता है उसे गहन अनुसंधान के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा एक और अनुसंधान होता है, विकासात्मक अनुसंधान है। विकासात्मक अनुसंधान मुख्य रूप से बालकों के विकास से संबंधित होता है, ठीक है। ये हमारे हो गए अनुसंधान का जो बिल्कुल बेसिक, ठीक है। 3 प्रकार के होते हैं, मौलिक अनुसंधान हो गया आपका, व्यवहारिक अनुसंधान हो गया, विकासात्मक अनुसंधान हो गया। मौलिक सिर्फ ज्ञान में वृद्धि होगी, व्यवहारिक जो हमारी दैनिक समस्याएं हैं, व्यवहारिक समस्याएं हैं, उनके लिए हम यूज़ करते हैं, उनके समाधान करने के लिए यूज़ करते हैं। और विकासात्मक अनुसंधान ये हो गया कि हम बच्चों के विकास से संबंधित कोई समस्याएं हैं उन पर अनुसंधान करते हैं। ऐसा नहीं है कि विकासात्मक जो अनुसंधान है आप सिर्फ बच्चों के लिए करें, औरों के लिए भी और भी कोई समस्याएं होती हैं जो आपके सामने आती हैं, उनके लिए भी कर सकते हो। छोटी छोटी समस्याएं होती हैं जिनसे चीज़ों में विकास हो, तो विकासात्मक अनुसंधान होता है। अब हम देख लेते हैं क्रियात्मक अनुसंधान क्या होता है। जो हमारा क्रियात्मक अनुसंधान है वो विकासात्मक ही में ही आता है, तो हम क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में देख लेते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान यानी कि एक्शन रिसर्च, यानी ऐसा अनुसंधान जहां आपको एक्शन लेना है, ठीक है। आपने कोई समस्या देखी, अब आपको एक्शन लेना है। क्रियात्मक अनुसंधान एक प्रकार से विकासात्मक अनुसंधान है, यानी कि आपके सामने कोई समस्या आई और फिर आप उस पर जो है एक्शन लोगे, यानी उसमें देखोगे, आप शोध करोगे, रिसर्च करोगे, तो इससे क्या होता है, विकास होता है। तो ये विकासात्मक अनुसंधान के अंतर्गत रखा गया है।
क्रियात्मक अनुसंधान को हस्तक्षेप अनुसंधान, संकुचित अनुसंधान इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। मैं आप लोगों को क्रियात्मक अनुसंधान या एक्शन रिसर्च के बारे में बताने से पहले ये भी बता दूं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। किसी भी तरीके का घुमा फिराकर कैसे भी क्वेश्चन देंगे, इसके सीक्वेंस देंगे, यानी इसके स्टेप बाय स्टेप क्या स्टेप इसमें क्या स्टेप यूज़ किया जाता है, या क्रियात्मक अनुसंधान का और दूसरा क्या नाम है, या इससे रिलेटेड, तो वो चीज़ें आपको ध्यान रखिएगा। इससे रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो क्रियात्मक अनुसंधान हमारा एक प्रकार से विकासात्मक अनुसंधान है। क्रियात्मक अनुसंधान को हस्तक्षेप अनुसंधान, संकुचित अनुसंधान इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। इसके कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं कि अनुसंधान एक सामान्य व्यक्ति भी कर सकता है, यानी कि अगर आप क्रियात्मक शोध या एक्शन रिसर्च कर रहे हो तो उसके लिए आपको विशेषज्ञ होने की ज़रूरत नहीं है, एक आम इंसान भी इस रिसर्च को कर सकता है। यह अनुसंधान एक सामान्य व्यक्ति भी कर सकता है। इस अनुसंधान का अधिकतर उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में किया जाता है, यानी जब आप कक्षा में पढ़ा रहे हो, वहाँ आपको लगा कि किसी बच्चे को समझने में दिक्कत आ रही है, उसके व्याकरण में दिक्कत आ रही है, या कोई और उस बच्चे के साथ समस्या है, तो उस वक्त आप उस यानी कि एक्शन रिसर्च को करोगे। ठीक है, तो इसका सबसे ज़्यादा उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में होता है, और भी जगहों पर इसका उपयोग होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो उपयोग होता है क्रियात्मक अनुसंधान का वो शिक्षा के क्षेत्र में होता है। और जो नेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक्शन रिसर्च के, वो शिक्षा से ही संबंधित करके पूछे जाते हैं। यह अनुसंधान उन जगहों पर उपयोग किया जाता है जहां तत्काल समस्या का समाधान करना हो। तत्काल समस्या, ध्यान रखिएगा, अचानक से आपके सामने कोई समस्या आ गई, अब आपको उसका समाधान करना है, तो उसे एक्शन रिसर्च कहेंगे, यानी कि अब आपको एक्शन लेना है। कक्षा में आप पढ़ा रहे हैं, जैसे मैंने बताया किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है, अब आपको समझ में आया कि आपका पढ़ाया हो उसको नहीं समझ आ रहा है, उसके साथ समस्या क्या है आप देखोगे, तो उस वहाँ पे आप एक्शन रिसर्च करोगे। क्रियात्मक अनुसंधान एक चक्रीय प्रक्रिया है। ध्यान रखिएगा, क्रियात्मक अनुसंधान एक चक्रीय प्रक्रिया है जो 4 चरणों से होकर गुजरती है, और इसके सीक्वेंस आपको याद होने चाहिए। सीक्वेंस कई बार पूछे जा चुके हैं। सबसे पहला आपका है नियोजन, यानी आप प्लानिंग करोगे, क्रियान्वयन, फिर आप एक्टिंग, फिर विकास, आप डेवलपिंग करोगे, और उसके बाद चिंतन आपका आ गया रिफ्लेक्टिंग। एक बार दोबारा देख लीजिए, नियोजन, क्रियान्वयन, विकास और उसके बाद चिंतन। तो ये आपके क्रियात्मक अनुसंधान के जो 4 स्टेप हैं, कई बार पूछे गए हैं, और ये एक चक्रीय प्रक्रिया है। जब आप चिंतन कर लोगे उसके बाद फिर आपका घूम के जाएगा नियोजन यानी प्लानिंग पर, उसके बाद फिर क्रियान्वयन होगा, फिर विकास होगा, फिर चिंतन होगा, फिर नियोजन होगा, फिर क्रियान्वयन होगा, फिर विकास होगा, फिर चिंतन होगा। प्लानिंग, एक्टिंग, डेवलपिंग, रिफ्लेक्टिंग। ठीक है, तो इसको आप ऐसे ही याद कर लीजिएगा क्योंकि इसके सीक्वेंस कई बार पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट हमारा है तर्क के आधार पर अनुसंधान का वर्गीकरण, यानी बेसिस ऑफ लॉजिक। ठीक है, आप जो लॉजिक लगाते हो तो उसमें जो है आपका किस हिसाब से जो है इसमें वर्गीकरण किया गया है। इसमें आपको जो तर्क के आधार पर जो अनुसंधान का वर्गीकरण किया गया है वो 2 प्रकार के बताए गए हैं, आगमन और निगमन। आगमन, इस प्रकार के अनुसंधान में अनेक उदाहरणों के माध्यम द्वारा सिद्धांत की खोज की जाती है, अर्थात विशिष्ट से हम सामान्य की ओर जाते हैं। ध्यान रखिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में कि विशिष्ट से सामान्य की ओर जाने वाले जो एक्टिविटी उसको क्या बोला जाता है, आगमन बोलते हैं, निगमन बोलते हैं, या 1-2 ऑप्शन और दे देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपका जब आगमन पूछा जाए तो वहाँ आप विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं, यानी कि आप एक से अनेक की ओर जाते हैं, एक आदमी से अनेक आदमियों की तरफ जाते हैं। यानी एक विशिष्ट आदमी है, उसके अंदर आप क्वालिटी देखेंगे, फिर देखेंगे कि और दूसरे आदमियों में वो क्वालिटी है कि नहीं है, तो इसे कहते हैं विशिष्ट से सामान्य की ओर जाना। यानी कि एक विशिष्ट आदमी की तरफ से आप सामान्य की ओर गए, यानी ये देखा कि जो एक्टिविटीज़ वगैरह, यानी ये रोता है, हंसता है, गाता है, तो क्या और भी आदमी रोते हंसते गाते हैं? तो जब आप रिसर्च करोगे तो आपको पता लगा कि और भी लोग हंसते रोते गाते हैं, तो एक सिद्धांत बन गया, यानी कि एक आदमी में जो क्वालिटी है वो सभी आदमी में क्वालिटी है। यानी आप विशिष्ट से सामान्य की ओर चले गए, एक से अनेक की ओर चले गए। तो आगमन का मतलब होता है कि आप विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हो, यानी उदाहरण से आप सिद्धांत की ओर जाते हो। छोटे छोटे उदाहरण दोगे आप, और उसके बाद लास्ट में आप सिद्धांत तक पहुंचोगे। ठीक है, और निगमन विधि, इस अनुसंधान में हम सिद्धांत से तथ्यों की तरफ जाते हैं।
ठीक है, यानी कि हम सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं। हमारे पास एक सिद्धांत तो है, यानी कि सभी आदमी जो होते हैं वो, या सभी औरतें जो होती हैं वो रोती हैं। अब हम देखेंगे सभी औरतें रोती हैं तो क्या वो औरत भी रोती है, वो औरत भी रोती है, वो औरत भी रोती है, दुख में सभी रोते हैं क्या? तो हम जब रिसर्च करेंगे तो देखेंगे सारी ही रोते हैं। तो इसका मतलब हमारा सिद्धांत सही है। तो आगमन विधि में हम विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं और निगमन विधि में हम सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं। इसमें एक लाइन और आप ध्यान रखिएगा, जो आगमन जो पद्धति होती है वो अपर क्लासेस में यूज़ की जाती है, उच्च श्रेणी की जो कक्षाएं होती हैं उनमें यूज़ की जाती है, और जो निगमन विधि होती है वो निम्न यानी छोटी क्लासेस में यूज़ की जाती है। आगमन में आपका जो होता है वो आपके पास फार्मूला होता है, आपको देखना होता है वो फार्मूला सही है कि नहीं है, और निगमन में छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो चीज़ देखी जाती है। तो आगमन आपका उच्च शिक्षा में यूज़ होगा और निगमन आपका निम्न कक्षा में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा प्रक्रिया के आधार पर अनुसंधान का वर्गीकरण। प्रक्रिया मतलब कि आप जो है किस तरह की पद्धति यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो आपका सबसे पहले प्रक्रिया के आधार पर अनुसंधान 3 प्रकार के होते हैं: मात्रात्मक अनुसंधान, गुणात्मक अनुसंधान और मिश्रित अनुसंधान। यानी कि आपका क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव और आपका जो है मिक्स्ड, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले मात्रात्मक अनुसंधान को देखेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है तो इसे थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए। मात्रात्मक अनुसंधान को परिमाणात्मक अनुसंधान भी कहा जाता है। यह एक प्रकार से निगमनात्मक अनुसंधान है, ठीक है। मात्रात्मक अनुसंधान का संबंध निगमनात्मक अनुसंधान से होता है। इस प्रकार के अनुसंधान में परिकल्पना का निर्माण अति आवश्यक होता है। यानी आप जो है अगर मात्रात्मक अनुसंधान कर रहे हो तो आपको एक परिकल्पना हर हाल में बनानी पड़ेगी और उसका सत्यापन करना पड़ेगा, और उस परिकल्पना के सत्यापन के बाद आपका सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है, ठीक है। यानी मात्रात्मक अनुसंधान आपका निगमनात्मक अनुसंधान से संबंधित है। यहाँ पे आपको परिकल्पना बनाना बहुत ही ज़रूरी है और उस परिकल्पना का आप सत्यापन करोगे, और जब वो परिकल्पना आपकी सत्य सिद्ध हो जाएगी तो आप सिद्धांत का निर्माण करोगे और सामान्यीकरण करोगे, ठीक है। मात्रात्मक अनुसंधान में जो आंकड़े हैं हमेशा सांख्यिकीय रूप में एकत्रित किए जाते हैं। यानी अगर आप यहाँ पर अनुसंधान मात्रात्मक रूप में कर रहे हो तो आप जो आंकड़े लोगे वो सांख्यिकीय रूप में लोगे। सांख्यिकीय रूप में जब आप आंकड़े लोगे तो आपका जो रिजल्ट भी प्राप्त होगा तो वो शुद्ध प्राप्त होगा, क्योंकि मैथ्स में जो होता है या तो सही या गलत। यह अनुसंधान पूर्ण रूप से वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ होता है। यानी मात्रात्मक अनुसंधान में किसी भी प्रकार के पक्षपात होने की गुंजाइश रह ही नहीं जाती है। यानी आपके मात्रात्मक अनुसंधान से जो रिजल्ट प्राप्त होंगे वो वस्तुनिष्ठ होंगे, यानी पक्षपात रहित होंगे। इस अनुसंधान में पक्षपात होने की कोई संभावना नहीं रहती है। मात्रात्मक अनुसंधान का उपयोग प्राकृतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन इत्यादि में किया जाता है। आपने देखा होगा जो आपके भौतिक विज्ञान में, फिजिक्स में जो फार्मूले होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। जो फार्मूले हम यूज़ करते हैं वो आप अमेरिका में भी यूज़ कर लो, ब्रिटेन में भी यूज़ कर लो। मैथ्स के जो फार्मूले हैं 2 + 2 4 यहाँ पे भी होगा, अमेरिका में जाओगे 2 + 2 वहाँ भी 4 ही होगा। कहीं और चले जाओगे दूसरे ग्रह पे, दूसरे ग्रह का तो खैर मुझे नहीं पता वहाँ की मैथ्स क्या होगी, लेकिन हमारी जो पृथ्वी है वहाँ पर कहीं पे भी जाओगे तो 2 + 2 4 ही माना जाएगा। तो इसको कहते हैं वस्तुनिष्ठता। यानी हम ऐसा फार्मूला जो हम कहीं भी सामान्यीकरण कर सकें, यानी सार्वभौमिक, जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो सार्वभौमिक प्राप्त होगा, ठीक है। तो जो मात्रात्मक अनुसंधान से हमें जो रिजल्ट प्राप्त होते हैं वो सार्वभौमिक होते हैं, यानी उसे कहीं पर भी हम अप्लाइड कर सकते हैं। यह अनुसंधान एक प्रकार से सार्वभौमिक प्रकृति का होता है, ठीक है। ये हमारा हो गया सार्वभौमिक प्रकृति का, यानी इससे प्राप्त जो रिजल्ट होंगे वो कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा गुणात्मक अनुसंधान, क्वालिटेटिव रिसर्च। गुणात्मक अनुसंधान मुख्य रूप से आगमनात्मक अनुसंधान का ही रूप है। यानी यहाँ आपका मात्रात्मक अनुसंधान था वो निगमनात्मक अनुसंधान से संबंधित था, और जो गुणात्मक अनुसंधान है आपका वो आगमनात्मक अनुसंधान से संबंधित है। और यहाँ आप आंकड़े क्या करोगे, इनमें आंकड़े सांख्यिकीय रूप में तो आप ले भी सकते हो, इसके साथ साथ आप शब्दों का यूज़ भी कर सकते हो, चित्रों का यूज़ भी कर सकते हो, और जो मानव की भावनाएं हैं उनको भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इस अनुसंधान में पक्षपात होने की संभावना बनी रहती है। जाहिर सी बात है, मान लीजिए आप गुणात्मक शोध कर रहे हैं
कोई शोध कर रहे हैं और वो गुणात्मक पद्धति से कर रहे हैं और आप किसी से आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, यानी कि डाटा इकट्ठा करना चाहते हैं, तो आप भले ही पक्षपात रहित हों, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं कि सामने वाला जो बता रहा है वो बिल्कुल सही बता रहा हो, तो वहाँ पे पक्षपात होने की संभावना होती है। यानी गुणात्मक अनुसंधान में आपकी पक्षपात होने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि जो आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं उनमें पूर्वाग्रह होने की संभावना रहती है। यानी आप जहाँ से आंकड़े इकट्ठित कर रहे हो सकता है उसमें पूर्वाग्रह हो। गुणात्मक अनुसंधान का उपयोग सामाजिक विषयों, मानवीय इत्यादि में किया जाता है। इस शोध की प्रकृति लचीली होती है, ठीक है। आप इस शोध की प्रकृति को लचीलापन रहता है, यानी कि लचीलापन स्थिति के हिसाब से चेंज होते रहना, परिवर्तनशील एक तरीके से। गुणात्मक शोध के अंतर्गत आवश्यक नहीं है कि हम किसी उपकल्पना या परिकल्पना का निर्माण करें, स्थिति के अनुसार आप परिकल्पना बना सकते हैं। गुणात्मक अनुसंधान में इस बात का लचीलापन रखा जाता है कि आपको कोई आवश्यक नहीं है कि आप कोई परिकल्पना बनाओ और उसका सत्यापन करो। आप ये हो सकता है स्थिति के हिसाब से आगे जाके अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे परिकल्पना बनानी चाहिए, तब परिकल्पना बना लीजिए, लेकिन गुणात्मक अनुसंधान में कोई ज़रूरी नहीं है कि आप परिकल्पना बनाएं ही बनाएं। नेक्स्ट है हमारा मिश्रित अनुसंधान। मिश्रित अनुसंधान जो आपका होता है उसमें आप गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों ही पद्धतियों का यूज़ करते हो, ठीक है। गुणात्मक अनुसंधान में और अधिक वस्तुनिष्ठता लाने के लिए जब आप गुणात्मक अनुसंधान करते हो तो वहाँ पे पक्षपात की संभावना बनी रहती है, तो उससे रिजल्ट क्या होते हैं, वो शुद्ध प्राप्त नहीं होते हैं। उसी चीज़ को यानी गुणात्मक अनुसंधान से जो रिजल्ट प्राप्त करना है उसे और अधिक शुद्ध प्राप्त हो और अधिक वस्तुनिष्ठ प्राप्त हो, तो उसके साथ साथ हम मात्रात्मक पद्धति का भी उपयोग कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमने दो पद्धतियों का यूज़ किया, तो उसको हम बोल देते हैं मिश्रित अनुसंधान या मिश्रित पद्धतियाँ। गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों पद्धतियों का उपयोग हमारे मिश्रित अनुसंधान में किया जाता है। तो आपकी ये जो है पद्धति के अनुसार आपके जो है यानी प्रक्रिया के हिसाब से आपके जो अनुसंधान हो गया, शोध हो गया, वो 3 तरीके का हो गया, मात्रात्मक, गुणात्मक और मिश्रित। मात्रात्मक आपका निगमनात्मक से संबंधित होता है, पूर्ण रूप से वैज्ञानिक होता है और वस्तुनिष्ठ होता है। गुणात्मक आपका आगमनात्मक पद्धति से संबंधित होता है, इसमें पक्षपात होने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि आप जो है जब लोगों से डाटा एकत्रित करोगे तो उसमें पक्षपात होने की संभावना जाहिर सी बात है रहेगी ही रहेगी। और आपका जो मिश्रित अनुसंधान है, मिश्रित शोध है, मिक्स्ड रिसर्च है, उसमें आप दोनों ही पद्धतियों का यूज़ करोगे। और किस लिए यूज़ करोगे, क्योंकि जो आपने गुणात्मक अनुसंधान से जो रिजल्ट प्राप्त किया है उसको और अधिक वस्तुनिष्ठ और शुद्ध बनाने के लिए आप मात्रात्मक पद्धतियों का यूज़ करोगे, जिससे कि हमें रिजल्ट और ज़्यादा शुद्ध प्राप्त हो, ठीक है। तो ये आपकी हो गई 3 तरीके का। अब त्रिभुजीकरण विधि क्या कहते हैं, ठीक है। त्रिभुजीकरण विधि क्या होती है, ये कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, जब किसी सामाजिक शोध में और अधिक वस्तुनिष्ठता लानी हो, ठीक है। कोई सामाजिक शोध है हमारा, ठीक है, उसमें और अधिक वस्तुनिष्ठता यानी उसे और अधिक पक्षपात रहित बनाना हो, तो हम क्या करेंगे, एक से अधिक प्रदत्त, एक से अधिक शोधकर्ता, एक से अधिक जांचकर्ता, एक से अधिक स्रोत, विधियों, पद्धतियों आदि का उपयोग करते हैं, तो उस प्रक्रिया को त्रिभुजीकरण कहा जाता है। त्रिभुजीकरण का अधिकतर उपयोग सामाजिक विषय में किया जाता है। जाहिर सी बात है, जो आपके मात्रात्मक अनुसंधान होते हैं वो आपके जो है उसमें प्राकृतिक विज्ञान, रसायन, केमिस्ट्री, फिजिक्स वगैरह में यूज़ होते हैं, वहाँ तो आपको पक्षपात की कोई संभावना होती नहीं है। लेकिन सामाजिक विषयों में पक्षपात होने की संभावना होती है, तो उसके रिजल्ट को, सामाजिक विषयों के जो रिजल्ट होते हैं उनके और अधिक वस्तुनिष्ठ बनाने के लिए हम त्रिभुजीकरण विधि का उपयोग करते हैं। यानी एक जगह से डाटा एकत्रित मत करो, कई जगह से डाटा एकत्रित करो, जिससे आपको पता चले कि क्या चीज़ सही है। एक ही शोधकर्ता मत रखो, 2-3 शोधकर्ता रखो, जिसके साथ उनके रिजल्ट आसपास के प्राप्त हों, पूर्वाग्रह से मुक्त हों, तो उसको कहते हैं हम त्रिभुजीकरण। त्रिभुजीकरण में हम जो सामाजिक विषयों पर जो शोध करते हैं उसमें और अधिक वस्तुनिष्ठता लाने के लिए, उसके रिजल्ट में और अधिक वस्तुनिष्ठता लाने के लिए हम जो है त्रिभुजीकरण विधि का उपयोग करते हैं। तो ये हो गया हमारा त्रिभुजीकरण विधि। अब हम देख लेते हैं उद्देश्य के आधार पर अनुसंधान का वर्गीकरण, यानी आपके उद्देश्य के आधार पर अनुसंधान कितनी प्रकार के होते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे ध्यान रखिएगा, क्योंकि इससे ही रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चन नेट में पूछे जाते हैं। उद्देश्यों के आधार पर वर्गीकरण। उद्देश्यों के आधार पर सबसे पहले वर्णनात्मक अनुसंधान, सहसंबंध अनुसंधान, व्याख्यात्मक अनुसंधान, समन्वित अनुसंधान और प्रायोगिक अनुसंधान। उद्देश्यों के आधार पर इतने प्रकार के अनुसंधान होते हैं और जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब इसी के अंदर आ जाती हैं। तो सबसे पहला है हमारा वर्णनात्मक अनुसंधान। इस अनुसंधान का उपयोग किसी स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है।
इस अनुसंधान में डाटा सर्वेक्षण पद्धति द्वारा इकट्ठा किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्णनात्मक अनुसंधान में आप डाटा किस पद्धति से यूज़ करोगे? सर्वेक्षण पद्धति से यूज़ करोगे। यह ऐसा अनुसंधान है जिसमें शोधकर्ता चरों में बिना कोई हेर फेर किए उस स्थिति का या वातावरण का वर्णन करता है। ऐतिहासिक अनुसंधान, विश्लेषणात्मक अनुसंधान, घटनोत्तर अनुसंधान इत्यादि वर्णनात्मक अनुसंधान के अंतर्गत ही आते हैं। यानी वर्णनात्मक अनुसंधान में आप क्या करोगे? मान लीजिए कि आप कहीं पर बाढ़ आ जाती है, ठीक है। अब आप उस एरिया में गए और वहाँ पर लोगों से, अब आप वहाँ पे किसी चीज़ में कोई छेड़छाड़ नहीं करोगे कि मतलब बाढ़ आ गई है तो आप घर बनाने लग जाओगे या मतलब कि स्थिति में सुधार करने लग जाओगे। वहाँ आप गए हो और आपने वहाँ जो स्थिति देखी है, यानी वहाँ पे जो चीज़, जो आपका जो मतलब वहाँ का वातावरण है उसमें कोई चेंज नहीं करोगे, और जो स्थिति आपको सिर्फ उसका वर्णन करना है। तो वहाँ आप वर्णन कैसे करोगे? या तो आप खुद देख लो, अवलोकन करके वर्णन कर लो, या आप वहाँ के लोगों से जानकारी इकट्ठा करके आप कर सकते हो। तो इसमें किस चीज़ का यूज़ करते हैं? सर्वेक्षण पद्धति का यूज़ करते हैं। आपको सिर्फ वहाँ की स्थिति, यानी वहाँ की स्थिति का वर्णन करना है। वहाँ जाके उन स्थिति में, जैसे चरों में हेर फेर होता है, उसको नहीं करना है आपको। वहाँ जो चीज़ जैसी दिख रही है उस चीज़ का आपको वर्णन करना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी वर्णनात्मक अनुसंधान के अंतर्गत आती है, जिसमें आप सर्वेक्षण पद्धति का यूज़ करते हो। डाटा आप चाहो तो अवलोकन द्वारा भी वहाँ की चीज़ों को देख कर इकट्ठा कर सकते हो, या आसपास के लोगों से जानकारी इकट्ठी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है घटनोत्तर अनुसंधान। ये हमारा वर्णनात्मक अनुसंधान के अंतर्गत ही आता है। घटनोत्तर अनुसंधान यानी एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, यानी घटना हो चुकी है उसके बाद आप रिसर्च करने के लिए गए हो। कोई घटना घट चुकी है, घटनोत्तर, घटना होने के बाद की स्थिति, ठीक है। यह अनुसंधान किसी घटना के होने के उपरांत उसके कारण प्रभाव को जानने के लिए किया जाता है, ठीक है। कारण प्रभाव को जानने के लिए, कारण प्रभाव को कैसे? मान लीजिए कि कोई है, किसी ग्रामीण शहर में जाएंगे, ठीक है, और वहाँ की महिलाएं जो रह रही हैं वो कहीं काम करती हैं, ठीक है। अब वो काम करती हैं तो उनके बच्चों पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ रहा है? तो आप, घटना तो घट चुकी वहाँ पर, ठीक है, वो काफ़ी टाइम से वहाँ पे चल रहा है। अब आपको सिर्फ क्या देखने जाना है वहाँ पर कि माएँ जो काम करती हैं, बाहर काम करती हैं, उनके बच्चों पर शिक्षा का क्या असर पड़ता है, आपको वो देखने के लिए जाना है। यानी घटना तो हो चुकी, यानी जो माएँ हैं वो काम तो कर ही रही हैं, अब उसका प्रभाव क्या पड़ा आप वो देखने जाओगे। तो इसको कहते हैं घटनोत्तर अनुसंधान, ठीक है। यानी जहाँ पर आपकी घटना घट चुकी है, ठीक, वहाँ पे आपको क्या करेंगे? घटनोत्तर अनुसंधान करेंगे। नेक्स्ट है हमारा ऐतिहासिक अनुसंधान। ये तो बिल्कुल सिंपल सा है, ऐतिहासिक अनुसंधान। इस अनुसंधान के माध्यम द्वारा अतीत का विश्लेषण करके, यानी जो अतीत की घटनाएं हैं उनका विश्लेषण करके वर्तमान की समस्याओं का समाधान किया जाता है। यानी पुराने ज़माने में अगर ऐसा हुआ था तो उसके बाद ये चीज़ें हुई, तो अगर हम उस चीज़ को यहाँ अप्लाइड कर रहे हैं, वर्तमान में अप्लाइड कर दें, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए पुराने ज़माने में युद्ध हुआ, उसके क्या कारण थे? अब आज के टाइम पे हम उन कारणों की जब खोज कर लेंगे तो कोशिश ये रहेगी हमारी कि उन चीज़ों की वजह से युद्ध ना हो। तो जो हमारी अतीत की घटनाएं हैं उनका विश्लेषण करके हम वर्तमान की कई समस्याओं का समाधान कर लेते हैं। तो इसको ऐतिहासिक अनुसंधान कहा जाता है। ऐतिहासिक अनुसंधान जो होता है, ध्यान रखिएगा, इसमें अतीत की ही घटनाओं का विश्लेषण किया जाता है, और इसमें जो डाटा होते हैं वो बंद प्रकृति के होते हैं। मतलब डाटा बंद प्रकृति का मतलब ये होता है कि ऐतिहासिक अनुसंधान में डाटा जल्दी मिल नहीं पाते, बहुत मुश्किल लगती, क्योंकि हमें साक्ष्य देखने पड़ते हैं। अब पता नहीं वो सही है नहीं है, उसी चीज़ को लेके रिसर्च करना पड़ता है। यानी हम डाटा के लिए बंध जाते हैं, यानी ये यहाँ पे जो हमें डाटा होता है वो क्लोज्ड डाटा होता है। तो जो भी साक्ष्य है उन्हीं से ही जो है हमें अनुसंधान करना पड़ता है, अपने शोध कार्य को करना पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा विश्लेषणात्मक या आलोचनात्मक अनुसंधान। किसी चीज़ का विश्लेषण करना, यानी कोई चीज़ पहले से है उसका विश्लेषण करना। इस प्रकार के अनुसंधान में शोधकर्ता पहले से प्राप्त तथ्यों और जानकारियों का उपयोग कर उनका मूल्यांकन करके परिणाम प्राप्त करता है। मान लीजिए कोई बुक किसी ने लिख दी है, अब दूसरा उसमें रिसर्च करेगा और देखेगा कि उसमें क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, उस चीज़ पर रिसर्च करना। यानी आपके पास एक चीज़ है और उस पर रिसर्च करना, यानी उस पर आलोचना देना अपनी, तो उसको कहते हैं विश्लेषणात्मक या आलोचनात्मक अनुसंधान। सबसे अगला इंपॉर्टेंट है सहसंबंधात्मक अनुसंधान। ध्यान रखिएगा, सहसंबंधात्मक अनुसंधान, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है ये मैं बता देती हूँ। सहसंबंधात्मक अनुसंधान में सिर्फ इतना देखने का प्रयास किया जाता है कि दो या दो से चर, या तो दो चर हों या उससे अधिक चर हों, वो साथ में होते हुए भी एक दूसरे से संबंधित हैं कि नहीं।
सह संबंधात्मक अनुसंधान में ज़्यादातर मैंने देखा है स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं, उन्हें ये समझ में नहीं आता है कि सह संबंधात्मक अनुसंधान पूछ रहा है या व्याख्यात्मक पूछ रहा है या एक्सपेरिमेंटल पूछ रहा है, तीनों में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको क्लियर कर लीजिए। सह संबंधात्मक अनुसंधान को सबसे निम्न का मान के चलिए। आपको यहाँ सबसे निम्न का मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आप ये देखोगे कि जब दो चर एक साथ हैं, दो नहीं, तीन हो, चार हो, पाँच हो, तो वो साथ में रह करके उनमें कोई संबंध है भी कि नहीं है, सिर्फ इतना देखना है आपको कि संबंध है या नहीं है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं देखना है। यानी कि दो चीज़ें अगर आपके पास है, मान लीजिए एक कक्षा के अंदर दो बच्चे हैं, ठीक है, अब उन दो बच्चों में फ्रेंडशिप है कि नहीं है, सिर्फ इतना ही देखना है आपको, इससे ज़्यादा कुछ नहीं देखना है। एक कक्षा में टीचर पढ़ा रहा है और एक बच्चा पढ़ा रहा है, आपको सिर्फ ये देखना है कि वो टीचर की बातों का बच्चों पे असर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बस यही देखना है कि मतलब आपस में कोई रिलेशन है कि नहीं है, बस इतना देखना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं देखना है। यानी कि दो चीज़ें, दो चर साथ में होते हुए एक दूसरे से उनका रिलेशन है कि नहीं है, सिर्फ इतनी व्याख्या करता है, सिर्फ इतना बताता है, सिर्फ इतना आपको बताएगा कि हाँ जी इसमें रिलेशन है, हाँ जी इसमें रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो सह संबंधात्मक अनुसंधान में सिर्फ इतना देखा जाता है। नेक्स्ट हमारा है व्याख्यात्मक अनुसंधान। ये सह संबंधात्मक अनुसंधान से थोड़ा ऊपर का है। ठीक है, इस अनुसंधान के बारे में यह पता लगाया जाता है कि जो चर साथ साथ हैं उनमें आपस में संबंध क्या है, और इस अनुसंधान में उन चरों के बीच के संबंध की व्याख्या भी की जाती है। यानी कि सह संबंधात्मक अनुसंधान में सिर्फ आपने ये देखा कि उनमें रिलेशन है कि नहीं है, लेकिन व्याख्यात्मक अनुसंधान में आप क्या देखोगे कि रिलेशन तो है ही है या रिलेशन नहीं है, और फिर उसके बाद व्याख्या भी करोगे कि उनका रिलेशन है तो कैसा रिलेशन है और रिलेशन नहीं है तो कैसा रिलेशन नहीं है। तो ये थोड़ा सा ऊपर लेवल का हो गया सह संबंधात्मक अनुसंधान से। ठीक है, सह संबंधात्मक अनुसंधान में आपने देख लिया रिलेशन है कि नहीं है, व्याख्यात्मक अनुसंधान में रिलेशन है तो उसकी व्याख्या करोगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ गया अनुसंधान मूलक या समन्वेशी अनुसंधान। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा अनुसंधान मूलक या समन्वेशी अनुसंधान। यह अनुसंधान हमारे मूल अनुसंधान का लघु रूप होता है। ठीक है, जो हम मूल अनुसंधान करने जा रहे हैं उसका लघु रूप होता है, इसे छोटे पैमाने पे किया जाता है। यानी आप सबसे पहले कोई बड़ी चीज़ करने जा रहे हो तो सबसे पहले वहाँ इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करने के बजाय पहले आप छोटा सा करके देख लो कि आप जो करोगे वो ठीक है भी कि नहीं है, या जो आपने समस्या ली है वो ठीक तरीके से आगे जाके उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। ये चीज़ करने के लिए हमें समन्वेशी अनुसंधान करना पड़ता है, जिससे हमें अपने शोध की व्यवहारिकता का पता चल जाता है। इस अनुसंधान के अंतर्गत हमारे मूल शोध के समान ही संपूर्ण प्रक्रियाओं का उल्लेख होता है। यानी स्टेप बाय स्टेप जो आप अपना मूल अनुसंधान करते हो उसमें जो स्टेप होते हैं, क्योंकि शोध करने के, रिसर्च करने के स्टेप होते हैं, तो वही सारे स्टेप जो होते हैं इनमें फॉलो किए जाते हैं। यानी हमारे समन्वेशी अनुसंधान है, लेकिन छोटे पैमाने पर। ठीक है, तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, अनुसंधान मूलक या समन्वेशी अनुसंधान कहते हैं। यह हमारे जो है मूल अनुसंधान का लघु रूप होता है। मूल अनुसंधान के समान ही इस अनुसंधान में प्रत्येक चरण महत्वपूर्ण होता है। यानी जैसे हम क्या नाम है समस्या को चुनेंगे, ठीक है, उसके बाद जो है हम उद्देश्य निर्धारित करेंगे, फिर आगे हम परिकल्पना का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो उसी तरीके से जो हमारा मूल अनुसंधान होता है वैसे ही हमारा ये लघु अनुसंधान होता है, लेकिन इसमें क्या होता है सिर्फ ये छोटे पैमाने पे। छोटे पैमाने पे क्यों किया जाता है, जिससे हमारे शोध की व्यवहारिकता, ध्यान रखिएगा व्यवहारिकता का मतलब इसमें सब कुछ आ गया, आपका समय आ गया, आपका धन आ गया, आपके नैतिक मुद्दे आ गए, हर चीज़, यानी कि व्यवहारिकता का पता चल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट और हमारा लास्ट है प्रायोगिक अनुसंधान। यह अनुसंधान कारण और प्रभाव संबंध पर आधारित है। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, जो हमारा सह संबंधात्मक अनुसंधान है वहाँ कारण प्रभाव नहीं देखा जाएगा। व्याख्यात्मक अनुसंधान में कारण प्रभाव जरूर देखा जाता है कि आपका एक चर का दूसरे चर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन उसमें इतना वस्तुनिष्ठता नहीं होती है। लेकिन जो हमारा प्रायोगिक अनुसंधान है वहाँ कारण प्रभाव तो देखा जाता है, लेकिन किस चीज़ का कारण प्रभाव देखा जाता है, स्वतंत्र चर का आश्रित चर पर कारण प्रभाव देखा जाता है। इसलिए प्रायोगिक अनुसंधान को एक चर अनुसंधान के नाम से जाना जाता है, एक चर अनुसंधान। ठीक है, जहां आप एक स्वतंत्र चर का एक आश्रित चर पर प्रभाव देखोगे तो वहां पर आपका प्रायोगिक अनुसंधान कहलाता है। अब हम देख लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अनुसंधान के चरण कौन कौन से होते हैं। यानी जब आप कोई अनुसंधान करोगे तो उसमें आप कौन कौन से स्टेप को फॉलो करोगे जिससे कि हमारा अनुसंधान वस्तुनिष्ठ हो सके
और उस मतलब जब तक कि आप इन स्टेप्स को फॉलो नहीं करोगे आपके शोध को शोध नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो इन अनुसंधान में इन जो स्टेप हैं इनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारा शोध हो वो वैज्ञानिक, पूर्ण रूप से वैज्ञानिक हो सके। तो इसमें हमारा सबसे पहला आएगा अनुसंधान समस्या का सूत्रीकरण। अनुसंधान, सेकंड है हमारा अनुसंधान अभिकल्प तैयार करना, प्रदत्त संग्रह उपकरण विकसित करना, न्यायादर्श का चयन, उसके बाद अनुसंधान प्रस्ताव लेखन, प्रदत्त का एकत्रीकरण, प्रदत्त का विश्लेषण और उसके बाद शोध रिपोर्ट लेखन। तो ये अनुसंधान के चरण हैं, जिसमें एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, ये मेन स्टेप है। मेन स्टेप इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसके अंदर भी छोटे छोटे स्टेप हैं जिनको फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि एग्जाम में सिर्फ यही स्टेप पूछे जाते हैं। कभी कभी पता हुआ अनुसंधान समस्या का आप सूत्रीकरण कर रहे हो, इसके अंदर ही आपके 4 स्टेप हैं, हो सकता है उनको भी पूछा जा सके। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप आपको इनके अंदर के भी पता होने चाहिए। तो सबसे पहले मैं जो मोटा मोटा है, जो इंपॉर्टेंट है वो बता देती हूँ, फिर आगे का बताऊंगी। तो हमारे अनुसंधान के चरण कौन कौन से हैं? अनुसंधान समस्या का सूत्रीकरण, अनुसंधान अभिकल्प तैयार करना, प्रदत्त संग्रह उपकरण विकसित करना, न्यायादर्श चयन, अनुसंधान प्रस्ताव लेखन, प्रदत्त का एकत्रीकरण, प्रदत्त का विश्लेषण और शोध रिपोर्ट लेखन। तो ये हमारे अनुसंधान के महत्वपूर्ण चरण हैं। अब हम इन चरणों को डीपली देखेंगे कि इन एक एक स्टेप हैं उनमें और कौन कौन से स्टेप हैं। इसके अंदर छोटे छोटे और बहुत सारे स्टेप हैं। तो अनुसंधान समस्या का आप सूत्रीकरण कैसे करोगे? सबसे पहले तो आपके पास एक समस्या होनी चाहिए। ठीक है, तभी तो आप अनुसंधान शुरू करोगे। ठीक है, तो जब तक समस्या नहीं होगी आप अनुसंधान समस्या के सूत्रीकरण के बारे में आप देखते हैं कौन कौन से स्टेप इसमें आते हैं। सबसे पहले आप अनुसंधान के व्यापक क्षेत्र की पहचान करोगे। सबसे पहले आप अनुसंधान करने के लिए उस क्षेत्र की पहचान करोगे जहां आपको अनुसंधान करना है। ठीक है, अब आपने व्यापक क्षेत्र की पहचान कर ली। अब उन व्यापक क्षेत्रों को छोटे छोटे उप क्षेत्रों में बांट लोगे। उसके बाद अपनी रुचि के क्षेत्र का चयन करोगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको जिस चीज़ में रुचि है उस क्षेत्र में जाइए और उस क्षेत्र का चयन कीजिए और उसके बाद शोध करिए, जिससे आपका मन भी लगा रहे शोध करने में। उसके बाद जब अपनी रुचि के क्षेत्र का चयन कर लिया, फिर आप समस्या को चिन्हित करिए। समस्या आपकी आ गई, अब आपको पता चल गया ये मेरी समस्या है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है साहित्य का अवलोकन करना। उस समस्या से रिलेटेड जितने भी साहित्य हैं उनका अवलोकन करिए। समस्या से संबंधित साहित्य के अवलोकन से शोधकर्ता के ज्ञान में वृद्धि होती है, महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान होती है। साहित्य अवलोकन के लिए आप पत्रिकाओं और पुस्तकों का उपयोग कर सकते हैं। साहित्य के अवलोकन के लिए आजकल शोधकर्ता इंटरनेट का भी उपयोग करते हैं। इंटरनेट से प्राप्त सूचनाओं के बारे में इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि ये सूचनाएं प्रमाणित होनी चाहिए, यानी कि सत्यापित होनी चाहिए। और शोध के अंत में साहित्य अवलोकन के स्रोतों को संदर्भ ग्रंथ सूची अर्थात बिब्लियोग्राफी में सूचीबद्ध किया जाता है। ठीक है, तो आपका समस्या के सूत्रीकरण में सबसे पहले आप बहुत बड़े क्षेत्र की, व्यापक क्षेत्र की आपने अनुसंधान के लिए आपने जो है पहचान करी। फिर उनमें छोटे छोटे क्षेत्रों की पहचान करी कि कहाँ कहाँ उस टाइप की समस्याएं हैं। फिर आप जो है अपनी रुचि के समस्या मतलब रुचि के क्षेत्र का चयन करोगे। फिर समस्या को चिन्हित करने के बाद उस समस्या से रिलेटेड साहित्य का अवलोकन करोगे, जिससे आपको पता चल सके कि आखिर समस्या को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चरों को डिसाइड करने के लिए हम साहित्य का अवलोकन कर सकते हैं, चरों को पहचानने के लिए कर सकते हैं। तो साहित्य का अवलोकन करने से हमें ये भी पता चल सकता है कि उस समस्या से संबंधित कोई रिसर्च हो तो नहीं चुका है, या कहाँ तक हुआ है तो कहाँ तक के हुआ है, उसमें क्या क्या चीज़ें रह गई हैं। तो साहित्य का अवलोकन इसलिए करते हैं। और लास्ट में जिन जिन साहित्यों का आपने अवलोकन किया है उस समस्या से संबंधित, उन्हें संदर्भ ग्रंथ सूची में यानी हमारी बिब्लियोग्राफी में उसका वर्णन किया जाता है, सूचीबद्ध किया जाता है। ठीक है, तो यह आपका हो गया समस्या का सूत्रीकरण। नेक्स्ट इसमें आता है उद्देश्य को निर्धारित करना। ठीक है, और लास्ट में आएगा आपका महत्वपूर्ण चरों को पहचानना। ठीक, जब आप किसी समस्या का साहित्य का अवलोकन करोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि हमारी कौन से चर हैं, इंपॉर्टेंट चर कौन से हैं और इंपॉर्टेंट चर कौन से नहीं है, किन चरों को छोड़ना है, किन चरों को लेना है। तो जब आप अवलोकन करोगे तो उससे इन चीज़ों को आप डिसाइड करोगे। अब देख लीजिए चरों के प्रकार। इसमें आपको समझ में आ गया कि पहले आप समस्या का जो है सूत्रीकरण करने में ये चीज़ें करोगे। ठीक है, फिर आप उद्देश्यों का निर्धारण करोगे और उसके बाद चरों की पहचान करोगे। चर कौन कौन से होते हैं हमारे? सबसे पहले हमारा आया निराश्रित चर, जिसे स्वतंत्र चर कहते हैं।
सक्रिय चर कहते हैं या इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, स्वतंत्र चर वह चर होता है जिस पर प्रयोगकर्ता का नियंत्रण होता है, यानी प्रयोगकर्ता इस चर पर अपना नियंत्रण रखता है, अर्थात प्रयोगकर्ता जिस चर में तोड़फोड़ कर सके, हेर फेर कर सके, ऊपर नीचे कर सके, दाएं बाएं कर सके, उस चर को हम स्वतंत्र चर या उद्दीपन चर कहते हैं। यानी स्वतंत्र चर में हम हेर फेर जोड़ तोड़ करके ये देखेंगे कि उसका प्रभाव आश्रित चर पे क्या पड़ रहा है। ठीक है, तो हमारे स्वतंत्र चर को हम क्या कहते हैं? स्वतंत्र चर, सक्रिय चर, निराश्रित चर, ये चर जो होते हैं वो हमारे स्वतंत्र इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं और ये प्रयोगकर्ता के अंडर में होते हैं, यानी प्रयोगकर्ता इन पर अपना नियंत्रण रखता है। अगला है हमारा आश्रित चर, जिसे विशेषता चर या परतंत्र चर कहते हैं। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ये किस पर डिपेंड होता है? स्वतंत्र चर पर डिपेंड होता है। आश्रित चर वह चर होता है जिसके ऊपर प्रभाव देखा जाता है। ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन घुमा के पूछते हैं कि ऐसा कौन सा चर है जिस पर प्रभाव को हम नापते हैं, तो वो हमारा होता है आश्रित चर। और प्रभाव किसके किसके आश्रित चर पर किसके प्रभाव को नापते हैं? स्वतंत्र चर के प्रभाव को नापते हैं। तो ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र चर हमारा वो होता है, नाम अजीब है कि स्वतंत्र है लेकिन अंडर में किसके है? प्रयोगकर्ता के। और जो आश्रित चर है वो फ्री है, उस पर किसी का नियंत्रण, मानी आश्रित चर वो हो गया जिस पर प्रयोगकर्ता का कोई नियंत्रण नहीं है। ठीक है, तो हमारा आश्रित चर वो होता है जिसके ऊपर हम प्रभाव देखते हैं। किसका प्रभाव देखते हैं? स्वतंत्र चर का प्रभाव देखते हैं। आश्रित चर पर शोधकर्ता का कोई नियंत्रण नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया स्वतंत्र चर, आश्रित चर। कुछ चर और भी होते हैं जैसे हस्तक्षेप चर, मध्यस्थ चर। ठीक है, जो चर आश्रित चर और स्वतंत्र चर के बीच में माध्यम का कार्य करते हैं, उन दोनों के बीच में, यानी कारण प्रभाव देखने के लिए उन दोनों के बीच में जो चर माध्यम का कार्य करते हैं उनको हस्तक्षेप चर कहा जाता है। जैसे आपकी पाठ्यक्रम हो गया, आपकी शिक्षण विधियां हो गई। ठीक है, शिक्षण युक्तियां हो गई। मान लीजिए आप किसी कक्षा में हैं तो अध्यापक आपका स्वतंत्र चर हो गया, विद्यार्थी आपका आश्रित चर हो गया, और उन दोनों को बांधने के लिए जिन चीज़ों का उपयोग किया जाता है, यानी पुस्तक हो गई आपकी, शिक्षण विधियां हो गई, शिक्षण युक्तियां हो गई, तो ये आपके हस्तक्षेप चर होते हैं जो दोनों पर प्रभाव डालते हैं, यानी स्वतंत्र चर और मध्य चर के बीच में काम करते हैं, मध्यस्थता का काम करते हैं, जोड़े रखने का काम करते हैं, तो उनको हस्तक्षेप चर कहते हैं। एक है हमारा बाह्य चर। बाह्य चर मतलब कुछ ऐसे भी चर होते हैं जिनका शोधकर्ता अपने शोध में उपयोग नहीं करना चाहता है, परंतु वे स्वतंत्र चर और आश्रित चर के मध्य उपस्थित होते हैं और परिणामों में परिवर्तन ला सकते हैं। ऐसे चरों को शोधकर्ता को नियंत्रित करके रखना चाहिए जिससे वस्तुनिष्ठ परिणाम प्राप्त हो सकें। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसे भी चीज़ें, जैसे मान लीजिए आप खेत में आप फसल उगा रहे हैं, बीच बीच में घास भी उगाती है। ठीक है, तो उनको निकालना पड़ता है, उन पर नियंत्रण करना पड़ता है। अगर आप उन घास को नहीं निकालोगे तो उससे हमारी फसल पर गलत प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे ही ये बाह्य चर होते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती लेकिन ये घुस जाते हैं। किसके बीच में घुस जाते हैं? स्वतंत्र चर और आश्रित चर के बीच में घुस जाते हैं। तो इन पर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है। क्यों नियंत्रण रखना ज़रूरी है? जिससे हमारे परिणाम में कोई परिवर्तन ना हो, मतलब परिणाम हमारे वस्तुनिष्ठ प्राप्त हो, शुद्ध प्राप्त हो। तो इसलिए बाह्य चरों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। अब देख लीजिए असतत चर या स्थिर चर किसे कहते हैं। ठीक है, कांस्टेंट चर। ठीक, यह चर केवल एक विशिष्ट मान ही ले सकते हैं। ठीक, असतत चर या स्थिर चर, ठीक है, कांस्टेंट वेरिएबल, यानी जिनका मान परिवर्तित नहीं हो रहा है। ठीक है, यह चर केवल एक विशिष्ट मान ही ले सकते हैं। इन मानों की संख्या तो असंख्य यानी अनंत हो सकती है, परंतु इनके बीच कोई दशमलव नहीं होता है। ठीक, एक जो कांस्टेंट चर है, स्थिर चर है, असतत चर है जो बदल नहीं रहा है, उसका क्या होगा? एक मान होगा, वो अनंत कोई भी मान हो सकता है लेकिन उसमें पॉइंट नहीं होगा। जैसे 2 हो गए, 4 हो गए, 20 हो गए, 25 हो गए, 1050 हो गया, इस तरह के मान हो जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ जैसे कि मान लीजिए कि किसी कोई घर बना हुआ, उसमें कितने कमरे हैं? 4 कमरे। अब 4.3 कमरे तो हो नहीं जाएंगे। या मान लीजिए किसी कक्षा में स्टूडेंट कितने हैं? 30 स्टूडेंट हैं, अब 30.5 तो हो नहीं जाएंगे। तो असतत चर या स्थिर चर ऐसा मान लेता है जिसमें कोई दशमलव बिंदु नहीं होता है। ठीक है, और निरंतर चर, परिवर्तनीय चर या सतत चर मतलब जो कंटिन्यू चेंज हो रहा है, थोड़े थोड़े टाइम पे चेंज हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? निरंतर चर, यानी कि इसमें चेंज हो रहा है, परिवर्तनशील चर हो रहा है। ठीक है, सतत चर है। ऐसे चर होते हैं जो कोई भी संभावित मान धारण कर सकते हैं। इन मानों की संख्या अनंत होती है और यह चर दशमलव में भी मान ले सकते हैं। यानी कि मान लीजिए आपको क्या, अगर आप निरंतर चर देखोगे तो लंबाई में वृद्धि, किसी बच्चे की लंबाई बढ़ रही है। ठीक है,
तो आप क्या हो गया, आज 5 इंच या जो भी कुछ नापा जाता है उसमें है, कुछ दिनों बाद देखेंगे 5.3 हो गई, फिर कुछ दिनों बाद देखेंगे तो 5.4 हो गई। तो क्या हो रहा है, आपका चेंज हो रहा है, यानी निरंतर हो रहा है, परिवर्तनशील हो रहा है। तो ऐसा कौन सा चर, ये इनको क्या कहेंगे, चर को निरंतर चर बोलेंगे, परिवर्तनशील चर बोलेंगे, या सतत चर बोलेंगे। ठीक है, तो दो तरीके के चर ये हो गए, असतत चर जहाँ आपकी संख्या निश्चित है, ठीक है, दशमलव बिंदु नहीं है, और निरंतर चर या सतत चर जहाँ पे आपके पॉइंट आ जाता है, ठीक है, जहाँ पे आप पॉइंट का यूज़ कर लेते हो। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चल रहा है, ये चरों के मापन के लिए कौन कौन से स्केल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, जब हम अपना रिसर्च करते हैं तो हमें चरों को मापना भी पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए हम स्केल का यूज़ करते हैं, और ये स्केल किसने दिया है, स्टीवन ने, एक वैज्ञानिक हैं स्टीवन, उन्होंने ये दिया है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कई बार नेट में कि जो हमारा जो पैमाना है जो चरों के मापन के लिए यूज़ करते हैं उसका वर्गीकरण किसने किया है, तो इसका वर्गीकरण स्टीवन ने किया है। तो इन्होंने बताया कि जो हमारे चरों के मापने के लिए 4 तरीके के पैमाने होते हैं। एक हमारा होता है सांकेतिक, नामित या वर्गीकरण पैमाना। ठीक है, बहुत ही सिंपल। दूसरा है क्रमसूचक, तीसरा है हमारा अंतराल मापनी, और चौथा है हमारा अनुपात मापनी। अब ये बहुत ही सिंपल है। ठीक है, और इन्हें ध्यान रखिएगा, इनसे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं और ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा आता है सांकेतिक, नामित या वर्गीकरण मापनी। जैसे कि आपका अच्छा या बुरा, आपने 2 ग्रुप बनाए, एक में अच्छे बच्चे रखे, एक में बुरे बच्चे रखे, हो गया, उनका नाम दे दिया अच्छा बुरा। ठीक है, पुरुष महिला, पुरुषों को अलग कर दिया, महिलाओं को अलग कर दिया, क्या हो गया, वर्गीकरण कर दिया उनका। लड़का लड़की, लड़कों को अलग कर दिया, लड़कियों को अलग कर दिया। भारतीय अमेरिकी, भारतीयों को एक साइड में कर दिया, अमेरिकियों को एक साइड में कर दिया। या दो टीम बना दी क्रिकेट की, एक टीम का नाम रख दिया ए, एक टीम का नाम रख दिया बी, तो एक टीम हो गई ए आपकी, एक टीम हो गई बी। तो इनको क्या कहते हैं, सांकेतिक, यानी किसी चीज़ का किसी ग्रुप को आपने एक संकेत दे दिया। ठीक है, उनको मतलब कि पहचानने के लिए, या नाम दे दिया। ठीक है, तो इस तरह से वर्गीकरण करने को क्या कहते हैं, हमारा सांकेतिक, नामित या वर्गीकरण मापनी। ये सबसे सिंपल, सबसे मतलब निम्न कोटि का पैमाना होता है। दूसरा होता है हमारा क्रमसूचक। ठीक है, ऑर्डिनल होता है, स्केल होती है। इसमें क्या क्या होता है, इसमें एक ही गुण लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई अच्छा है, एक ही गुण, ठीक है, और उसी को मापते हैं, सभी में मापते हैं। मान लीजिए एक क्लास में 10 बच्चे हैं, ठीक है, आपने एक गुण ले लिया कि पढ़ने में, पढ़ाई के ऊपर गुण ले लिया। एक पढ़ाई में वीक है, एक बहुत ज़्यादा वीक है, एक औसत है, एक औसत से अच्छा है, एक बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है, और औसत से भी बहुत अच्छा है, और एक बिल्कुल भी जिसको कुछ नहीं आता। तो ये क्या हो गया कि आपने क्रम सूचक मापनी में क्या किया, एक ही गुण को लेकर के आपने ये मापा कि वो उस हिसाब से आपने वर्गीकरण कर दिया, यानी यहाँ आपने एक ही गुण का यूज़ किया है। ठीक, अगला आया हमारा अंतराल मापनी। अंतराल मापनी में एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा कि जो शिक्षा के क्षेत्र में होता है वो अंतराल मापनी का ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, और ये उच्च श्रेणी का, शिक्षा के क्षेत्र में ये उच्च श्रेणी का मापनी माना जाता है। ठीक है, तो जब भी एग्जाम में ये आए कि आपका जो है शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाला सबसे उच्च कोटि का मापनी कौन सा है, तो आप बताओगे अंतराल मापनी। ठीक है, अनुपात मापनी नहीं, आपकी शिक्षा के क्षेत्र में अंतराल मापनी का यूज़ होता है। ठीक है, अंतराल मापनी का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में किया जाता है। इस मापनी में शून्य जैसा कोई बिंदु नहीं होता है। अब इसे भी आप समझ लीजिए कि शून्य जैसा बिंदु ना होने का क्या मतलब है। शून्य जैसा बिंदु ना होने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपने कक्षा के अंदर एक टेस्ट लिया छोटा सा 20 मार्क्स का, और कोई पढ़ने वाला बहुत अच्छा बच्चा है, ठीक है, और उसको 20 में से जो है 0 नंबर आ गए। ठीक है, तो आप हिंदी का लिया मान लीजिए आपने, और उसके 0 आ गए उस हिंदी में, तो आप ये नहीं बोल सकते कि उस बच्चे को कुछ नहीं आता है। उस बच्चे को आता तो है, पर उस वक्त वो नहीं कर पाया, उस टाइम वो नहीं कर पाया, इसलिए उसमें हम ये नहीं मान सकते कि उसको हिंदी की नॉलेज 0 है, यानी शून्य है। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है कि अंतराल मापनी में शून्य जैसा कोई बिंदु नहीं होता। आप ये नहीं मान सकते हो कि उस बच्चे में हिंदी की जानकारी शून्य है अगर उसके 20 में से 0 नंबर आते हैं। ठीक है, हो सकता है नहीं कर पाया हो उस टाइम, तो इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में हम अंतराल मापनी का यूज़ करते हैं, जहाँ शून्य जैसे किसी भी बिंदु को नहीं मापा जाता है। अगर किसी बच्चे का 0 अंक आता है तो ये नहीं कहा जा सकता कि वो है बच्चा उस विषय में 0 है, यानी 0 है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अनुपात मापनी। अनुपात मापनी मात्रात्मक जानकारी एकत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। इस मापनी के अंदर एक निश्चित प्रारंभिक अर्थात 0 बिंदु होता है।
ठीक है। आपकी अंतराल अनुपात मापनी में शून्य बिंदु माना जाएगा। यह शून्य बिंदु मापनी में अपना पूरा महत्व रखता है। मान लीजिए 2 बच्चे हैं, उनका आपको जो है भार निकालना है, तो उसमें आपको शून्य बिंदु इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है। मान लीजिए एक 40 किलो का है, एक 20 किलो का है, तो आपका उसमें अनुपात निकालोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 2 का 1 के साथ रेशियो आ जाएगा। ठीक है। तो ये आपका अनुपात मापनी हो गया। तो स्टीवन ने 4 तरीके के पैमानों के बारे में वर्गीकरण किया। आपका सांकेतिक नामित वर्गीकरण वाला हो गया पैमाना। दूसरा आपका क्रम सूचक, जिसमें एक ही गुण का आप यूज़ करोगे और उस गुण के हिसाब से देखोगे कि हर बच्चे में या हर चीज़ में कितना कितना औसत है, औसत से ज़्यादा, औसत से कम है या कैसा है। ठीक है। अंतराल मापनी, जो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इसमें शून्य जैसा कोई बिंदु नहीं होता है। और अनुपात मापनी, जहाँ पर शून्य महत्वपूर्ण बिंदु होता है और उसकी वैल्यू होती है। ठीक है। तो ये हमारा हो गया माप, स्टीवन के द्वारा वर्गीकरण किए गए पैमाने। नेक्स्ट है हमारा व्यवहार मापने के लिए आप कौन कौन सी मापनी का उपयोग करोगे। ठीक है। व्यवहार मापने में मतलब व्यवहार सिर्फ आपको शिक्षक का नहीं मापना है, बच्चे का भी माप सकते हो। ठीक है। तो इसमें व्यवहार मापने के लिए इसमें शिक्षकों तथा छात्रों के व्यवहार का मापन किया जाता है। लिकर्ट मापनी, थर्स्टन मापनी और गुप्तमान मापनी इत्यादि व्यवहार आधारित मापनी होती हैं। ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपकी लिकर्ट मापनी माना जाता है। ठीक है। व्यवहार मापने के लिए यानी एटीट्यूडिनल स्केल्स के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो लिकर्ट मापनी मानी गई है, जो यूज़ करने में आसान होती है, इसलिए इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। अब आप देख लीजिए उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या होगा, चरों का जब आपने पहचान कर लिया, जब चरों की पहचान होगी तो आप क्या करोगे, परिकल्पना का निर्माण करोगे। ठीक है। चरों के पहचान के बाद आप परिकल्पना का निर्माण करोगे। अब अगला स्टेप हमारा है परिकल्पना का निर्माण करना। परिकल्पना क्या चीज़ होती है आपकी, हाइपोथेसिस क्या चीज़ होती है। परिकल्पना 2 या 2 से अधिक चरों के बीच के परीक्षण योग्य समाधान को कहते हैं। यानी आपने जब चरों की पहचान कर ली, अब उन चरों का परीक्षण करना है, तो उसके लिए आप परिकल्पना का निर्माण करोगे। तो परिकल्पना एक परीक्षण योग्य समाधान को कहते हैं। ये चरों के मध्य संबंध को दर्शाता है। यह एक अस्थायी कथन है, यानी आपने अपनी समस्या का कोई समाधान निकाला कि आपने एक परिकल्पना बना ली कि ऐसा हो सकता है, तो आपका अस्थायी कथन है। कब तक अस्थायी है, जब तक आप उसे जो है सिद्ध नहीं कर लेते। ठीक है। तो आपकी परिकल्पना होती है एक अस्थायी कथन होती है, जो चरों के बीच संबंध को स्थापित करने का प्रयास करता है। परिकल्पना का सत्यापन हो जाने के बाद इसका सामान्यीकरण संभव हो जाता है। जब आपने एक परिकल्पना बनाई है, अगर उसका सत्यापन हो जाता है तो उसे हम सामान्यीकरण कर सकते हैं। परिकल्पना का निर्माण कर लेने के उपरांत हमें ये पता चल जाता है कि हमें किस दिशा में काम करना है। यानी कि अब हमने ये बना लिया कि हमारी जो समस्या है, क्या इसका समाधान ये हो सकता है, तो फिर हम उसी दिशा में काम करेंगे। हमारे भटकने की जो संभावना है वो नहीं रहेगी। तो परिकल्पना कर लेने से हमें एक दिशा मिल जाती है, यानी हमारे जो अनुसंधान को एक दिशा मिल जाती है, हम उसी दिशा में काम करना शुरू कर देते हैं। अब परिकल्पना के प्रकार कौन कौन से होते हैं। परिकल्पना के प्रकार से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इन परिकल्पनाओं के जो प्रकार हैं उन्हें बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए। हमारी ये सबसे पहले और जो सबसे महत्वपूर्ण परिकल्पना होती है वो शून्य परिकल्पना होती है या रिक्त परिकल्पना, जिसे नल हाइपोथेसिस बोला जाता है। दूसरी आपकी वैकल्पिक परिकल्पना होती है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तीसरी आपकी दिशात्मक हो गई और चौथी आपकी हो गई गैर दिशात्मक परिकल्पना। तो ये 4 तरीके की आपकी परिकल्पनाएं हैं। इनमें क्या क्या डिफरेंस है ये बता देती हूँ। ठीक है। शून्य परिकल्पना, शून्य परिकल्पना की खोज प्रोफेसर R.A. फिशर ने किया था। इस परिकल्पना के अंदर हम ये मान कर चलते हैं कि चरों के मध्य में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, अर्थात शून्य संबंध है। यानी कि जो 2 चर हमारे पास हैं वो एक दूसरे को किसी भी प्रकार से कोई मतलब आपस में उनका कोई रिलेशन नहीं है, कुछ नहीं है। एक चर का अलग रास्ता, दूसरे चर का अलग रास्ता, दोनों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। तो वहाँ पर हम कहते हैं कि इन 2 चरों के बीच में शून्य संबंध है। यानी हमारी परिकल्पना ये हो गई कि इन 2 चरों के मध्य में कोई भी संबंध नहीं है। ठीक है। तो ये हमारी शून्य परिकल्पना हो गई। वैकल्पिक परिकल्पना क्या होती है, यह परिकल्पना हमारी प्रायोगिक परिकल्पना होती है जिसका हमें सत्यापन करना होता है। यानी कि हमारी एक समस्या है
और हमने उस समस्या को लेके एक समाधान खोज लिया, तो वो हमारी वैकल्पिक परिकल्पना हो गई। जो हमने जो हमने अपने दिमाग में ये बिठाया कि जब हम इसको करेंगे तो हमें ये परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, तो वो हमारी वैकल्पिक परिकल्पना हो गई। लेकिन हम जब प्रयोग शुरू करेंगे तो ये मान के चलेंगे कि चरों के बीच में कोई संबंध नहीं है, तो वहाँ पर हमारी शून्य परिकल्पना होगी। ठीक है, तो ये हमारी शून्य परिकल्पना और वैकल्पिक परिकल्पना के बीच में संबंध हो गया। अगली है हमारी दिशात्मक परिकल्पना। दिशात्मक परिकल्पना, हमारे दो चर हैं और हमें उन दो चरों की स्थितियों का पता है। ठीक है, तो वहाँ पे उस चीज़ को हम दिशात्मक परिकल्पना कहते हैं। यानी कि माताएं बच्चों का पिता से अच्छा ख्याल रखती हैं। दिशात्मक परिकल्पना यानी हमें एक दिशा दे दी गई कि जो माता हैं वो अपने बच्चों का ख्याल पिता से ज़्यादा रखती हैं। ठीक है, तो वहाँ हमें एक दिशा मिल गई कि हमें इसी चीज़ पर प्रयोग करना है कि माताएं होती हैं वो अच्छी तरीके से बच्चों का ख्याल रखती हैं पिता के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हमें एक दिशा मिल गई। लेकिन जहाँ पर ये बोला जाएगा माता पिता अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल रखते हैं, तो वहाँ तो हमें मालूम ही नहीं है कि माता अच्छे से ख्याल रखती है या पिता अच्छे से ख्याल रखते हैं, तो वहाँ हमें गैर दिशात्मक परिकल्पना बोला जाता है। ठीक है, यानी कि एक एग्जाम्पल और भी है कि कक्षा में लड़के लड़कियों का जो पढ़ाई का स्तर है वो अच्छा है। अब हमें यही नहीं पता कि लड़कों का अच्छा है कि लड़कियों का अच्छा है, सिर्फ बता दिया गया कि हाँ अच्छा है, तो इसे कहते हैं गैर दिशात्मक। लेकिन अगर ये बोला जाए कि लड़कों का पढ़ाई का स्तर या उनका प्रदर्शन लड़कियों की अपेक्षा अच्छा है, तो वहाँ हमें एक दिशा दे दी गई कि लड़कों का प्रदर्शन अच्छा है, तो वो हमारी हो गई दिशात्मक परिकल्पना। तो ठीक है, तो ये हमारी दिशात्मक और गैर दिशात्मक परिकल्पना में अंतर है। तो हमारी जो परिकल्पनाएं हो गई वो चार तरीके की। शून्य परिकल्पना, जहाँ चरों के बीच में कोई संबंध नहीं है। वैकल्पिक परिकल्पना, जो हमने बनाई है, किस लिए बनाई है, अपना शोध करने के लिए बनाई है, तो उसे हम वैकल्पिक परिकल्पना कहते हैं। इसे प्रायोगिक परिकल्पना भी कहते हैं। दिशात्मक परिकल्पना, जहाँ हमें एक दिशा का पता होता है कि कौन सी चीज़ दूसरों से बेहतर है या कम है। और गैर दिशात्मक, जहाँ हमें पता ही नहीं है कि दोनों चरों में से कौन सा बेहतर है कौन सा बेहतर नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। सबसे पहले समस्या का सूत्रीकरण आपने किया था, उसके बाद आपने जो है उद्देश्य निर्धारित किया, उसके बाद आपने जो है चरों की पहचान करी, उसके बाद आपने परिकल्पना का निर्माण कर लिया। अब अगला हमारा स्टेप आता है अनुसंधान अभिकल्प तैयार करना। तो इसे हम आज इतना ही रोकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे चलेंगे।